Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing multiple integral, and so far we have seen what is double integral, how to evaluate double integral, and then change of order of double integral, change of variables of double integral, polar to Cartesian, and other transformation as well. So अगर अभी तक you have not seen those lectures, then definitely go through those lecture and then you come back to this one, because I am following the syllabus of MACOUT जो कि है, if you know the syllabus you will get to know. And also in the last lecture I have completed the triple integral कि how to integrate like जब वहाँ पे 3 variables are there x y z and 3 integration sign is there, तो how to solve it. और उसमें जो question we have picked that was a very important and famous question. So अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना this lectures, and जिस order में I am uploading the lectures you have to see in that order only, ठीक है. और that's it. एंड उसके बाद जो है इन द सिलेबस, इफ यू सी द सिलेबस, यू हैव ऑलरेडी सीन द सिलेबस, देन आफ्टर दैट ट्रिपल इंटीग्रल यू हैव 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन द सिलेबस, that is Green's theorem, Gauss divergence theorem and Stokes theorem. So now we are going to start those 3 important theorems. लेकिन उसके पहले 3 things we need to know, 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. और वो क्या, दैट इज़ एक तो है लाइन इंटीग्रल जो कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है. लाइन इंटीग्रल हमें जानना है. फिर उसके बाद वी नीड टू नो अबाउट सरफेस इंटीग्रल एंड वी हैव टू नो अबाउट वॉल्यूम इंटीग्रल. तो ये 3 चीज़ वी नीड टू नो, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है. लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रेशन साइन विल बी देयर, सरफेस इंटीग्रल में विल हैव 2 इंटीग्रेशन साइन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन में विल बी हैविंग 3 इंटीग्रेशन साइन. तो बेसिकली वही सिंगल इंटीग्रेशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन. और इसीलिए ये जो 3 थ्योरम है इसको यूज़ करने से पहले वी नीड टू नो अबाउट द 3 इंटीग्रेशंस. और इसी के वजह से वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल. सिंगल इंटीग्रेशन तो वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम क्लास 12, सो दैट यू नो. लेकिन उसके बाद ये 3 चीज़ हम लोग इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर दिस 3 थिंग्स. दैट इज फर्स्ट वी सी लाइन इंटीग्रल, क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही विल बी गेटिंग द आइडिया और विल नो कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन. एंड फिर उसके बाद विल डू सरफेस इंटीग्रल, देन 1 क्वेश्चन फ्रॉम वॉल्यूम इंटीग्रल. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग द 3 थ्योरम्स, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम्स, 1 by 1, ठीक है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद लाइन इंटीग्रल देन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ लाइन इंटीग्रल, ठीक है. तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज लाइन इंटीग्रल एंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड आई विल सजेस्ट कि बाय सॉल्विंग अ क्वेश्चन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग इजीली. अच्छा, तो अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021 क्वेश्चन पेपर, जो कोविड के टाइम जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वहाँ से ये क्वेश्चन लिया मैंने. सो वेरी लाइक डिफ़िकल्ट टू पिक दिस क्वेश्चन, मतलब ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. तो इसकी वजह से एक लाइक तो डेफिनेटली आई डिजर्व, तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को अगर कंसेप्ट समझ में आया तो. अच्छा, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देखो क्या लिखा है. द लाइन इंटीग्रल ओवर सी वी हैव टू फाइंड द आर्क ऑफ द पैराबोला x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर फ्रॉम 1 - 1 to 1 1. कहने का मतलब मैं पूरा चीज़ में बता देता हूँ. देखो और किसका, देखो इस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन निकालना है. थोड़ा सा पहले एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ को समझते हैं कि किसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है. सर, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. और फंक्शन कौन सा है जिसको इंटीग्रेट करना है, द फंक्शन इज एक्स इंटू वाई ओवर सी. यहाँ पे ऐसे सी दिख, जब भी यहाँ पे ऐसे सी दिख रहा है ना, तो हमेशा सोच लेना, समझ लेना कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कर्व जिसके ऊपर वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन. सो बेसिकली दिस इंटीग्रेशन के नीचे यहाँ पे सी अगर दिख जाए तो समझ लेना कि दिस इज अ लाइन इंटीग्रल. अब देखो लाइन इंटीग्रल मतलब हमेशा ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया जा रहा है. लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन ओवर एनी सिंगल कर्व, कोई भी एक कर्व के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब सिर्फ एक 1 डायमेंशन है. दैट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट कैन बी अ कर्व, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, कुछ भी हो सकता है. सो लाइन इंटीग्रल डील्स विथ 1 सिंगल कर्व. तो कर्व का नेचर दैट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. सो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सी क्या है एक्चुअली. सी इज द आर्क ऑफ द पैराबोला x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. तो इसका मतलब वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी ऑन दिस कर्व. कौन से कर्व के ऊपर, ऑन द कर्व पैराबोला. पैराबोला कौन सा, वो भी कौन सा पैराबोला, वो भी मेंशन है, दैट इज x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर पैराबोला. तो इसको कैसे करना है, देखो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इन 2 ways वी कैन सॉल्व दिस. लेकिन पहले थोड़ा सा इसका जो इमेज है, डायग्राम है, मैं वो थोड़ा सा आपको समझा दूं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या हो रहा है इसमें. तो
इफ वी ड्रॉ द डायग्राम, ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जो पैराबोला है, आई होप यू रिमेंबर कि हाउ टू ड्रॉ अ पैराबोला. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ टू एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. सो x एक्सिस एंड y एक्सिस लेट मी ड्रॉ लाइक दिस. बहुत बढ़िया. अच्छा, सो नाउ उसके बाद आई हैव टू ड्रॉ द पैराबोला. पैराबोला जो होता है, इफ़ यू रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये किस तरीके से दिखता है? इफ़ यू रिमेंबर इट लुक्स लाइक दिस. इस तरीके से यू हैव टू ड्रॉ द पैराबोला. ठीक है, ये थोड़ा सा हट गया. अच्छा, मैं वाई एक्सिस को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ. सो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस. ठीक है, सो ये हो चुका है. सो दिस इज माई वाई एक्सिस, this is the x-axis and this is the parabola given in the question, that is x equals to y square, or we can write y square equals to x as well. ठीक है, अब समझना है कि अब देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कंसेप्ट समझ में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे और क्या लिखा है कि सर, हाँ तो समझ में आया सर, वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन दिस कर्व. यही हम लोग का जो कर्व या फिर आर्क सी क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो तो हम लोग को समझ में आ चुका है. एक और चीज़ मेंशन्ड है, दैट इज वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 1 - 1 टू 1 + 1, मतलब 1 - 1 से 1 1 तक हमें इंटीग्रेट करना है. किसके ऊपर? ऑन दिस पैराबोला. तो अब जल्दी से इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं. सो लेट अस टेक सपोज कि दिस पॉइंट इज योर 1, -1 पॉइंट है ना, एंड सपोज दिस पॉइंट इज योर 1, 1 पॉइंट. तो 1 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा एंड 1 - 1 पॉइंट जो है दैट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट पे. तो हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? वी हैव टू इंटीग्रेट, मैं इसका इंक चेंज कर देता हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो. हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट 1, -1. देखो फ्रॉम 1 - 1 टू 1 1, यहाँ से स्टार्ट करके वी हैव टू इंटीग्रेट अप टू 1 1 पॉइंट. अब इसका जो मतलब है क्या है, मैं सब एक एक करके बताऊंगा. इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे इंप्लीमेंट करना है दैट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. ठीक है, अब समझना. तो यहाँ तक आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर है. तो हम लोग यहाँ तक क्या क्या देखें, एक तो देख लेना है कि अगर इस तरीके से इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलेगा सो दैट विल मीन कि दैट इज अ लाइन इंटीग्रल, और मतलब लाइन इंटीग्रल मतलब आइदर कोई एक पैराबोला, सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन. सो दैट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब एक सिंगल कर्व के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है और ये वो फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सिंगल वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेट करना है. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये भी मेंशन रहेगा कि कौन सा कर्व के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है, दैट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन. अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ कर लेना है. सेकंड, ये भी मेंशन रहेगा कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है. तो इन एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन, डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, या इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, लाइन इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन उठा लो उसमें भी यू विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेंशन इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्ट. ठीक है, अब देखते हैं कि इस इंटीग्रेशन को करने का तरीका क्या है. देखो, यस देयर आर 2 मेथड्स एक्चुअली. एक पैरामीट्रिक मेथड से भी सॉल्व करना बुक में रहता है, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट दैट मेथड. जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसी को करो. दूसरा मेथड देखने की जरूरत भी नहीं है, सो दैट यू विल बी कंफ्यूज. सो जरूरत नहीं है. सो लेट अस सॉल्व द वे दैट आई एम सॉल्विंग इट. सो कैसे करना है, देखो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, सिंपल है. यहाँ पे क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में वी आर इंटीग्रेटिंग है ना, तो मतलब पॉइंट ये है कि ये जो फंक्शन है जो कि एक्स वाई दोनों का फंक्शन है, ये जो फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट द फंक्शन इन आइदर एक्स और इन वाई, मतलब सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन में कन्वर्ट कर लो. जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन रहेगा, वट एवर फंक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन जिसको वी हैव टू इंटीग्रेट, उसको कन्वर्ट कर लो सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन में, आइदर इन अ फंक्शन ऑफ एक्स और इन अ फंक्शन ऑफ वाई. और ये करने के लिए किसका यूज करना है, ये करने के लिए वी हैव टू यूज द कर्व दैट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो कैसे होगा, तो देखो अब एक एक करके इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं. तो मैं फिर से यहाँ पे एक और बार इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है. सो इंटीग्रेशन ओवर सी एक्स वाई डी एक्स. ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये गिवन है एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर गिवन है, तो मैं दोनों साइड में इसको डेरिवेटिव कर देता हूँ. सो डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2y dy. ये तो बिल्कुल ईजी है, ये सभी को क्लियरली पता चल गया होगा. अच्छा, मैं यहाँ पे x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, आई एम इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y. और ये भी सॉरी यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय स्टडिंग द क्वेश्चन, बाय सीइंग द क्वेश्चन. देखो अगर इस कर्व को देखोगे जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है. देखो ये दोनों जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक हमें पहुँचना है, एक सेकंड ब्लैक से, हाँ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 - 1 एंड वी हैव टू रीच दिस 1, 1. तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का x कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में ही x कोऑर्डिनेट इज 1. सर चेंज कहाँ पे है, चेंज इज इन द y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट -1 से +1 तक जा रहा है.
एंड ऑब्वियसली द इंटीग्रेशन इज हैपनिंग along the y एक्सिस, y का वैल्यू -1 से y इक्वल्स टू -1 से y इक्वल्स टू +1 तक जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो लिमिट यूज़ करना है, लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, मुझे y के ऊपर लेने से ही ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू रिएक्ट। और इसी तरीके से आपको लिमिट लेना है। तो ऑब्वियसली ये जो इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा, ये x के रेस्पेक्ट में करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आई हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। और इसी के वजह से ये dx को मुझे dy में कन्वर्ट कर लेना है। और ये कैसे हो पाएगा? बाय यूजिंग द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस। इसका नेक्स्ट लाइन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो। अच्छा, तो ये जो x है, क्योंकि देखो पहले dx के जगह पे मैं लिख देता हूँ जो मुझे मिला है, दैट इज 2y dy, ठीक है। y को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो x है, इस x को भी मुझे y में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा लॉजिक समझना, सिंस आई एम इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली, तो जितने भी फंक्शंस मुझे देखेगा क्वेश्चन में रहेगा अदर देन y, सभी को मुझे y में कन्वर्ट कर लेना है बाय यूजिंग द कर्व मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। और ये हमेशा पॉसिबल होगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x है, जो xy का ये जो x था, इस x के जगह पे आई कैन राइट y स्क्वायर, तो इस तरीके से। और यहाँ पे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का लिमिट है y इक्वल्स टू -1 टू y इक्वल्स टू +1, बस। और तो अब तो बिल्कुल इजी हो चुका है। अब जिनको इंटीग्रेशन पता है, यू कैन डू द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो -1 to 1 टू y⁴ dy ऐसा आ गया। अब इसको आगे इंटीग्रेट करना है, 2 चला जाएगा बाहर, -1 to 1 y⁴ dy, y⁴ का इंटीग्रेशन होगा y⁵/5 एंड लोअर लिमिट इज -1, अपर लिमिट इज +1। तो जैसे यहाँ पे 2/5 ये जो है ये बाहर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखूंगा तो दिस 5 विल कम आउटसाइड, तो अंदर क्या रहेगा 1 -1 है ना, -1 का होल टू द पावर 5 तो -1 ही होगा। सो विल गेट 2/5 into 2, so the answer will be 4/5. Answer will be 4/5. Option number D is the correct answer. So this is how we solve it. थोड़ा सा steps प्यार से समझ लेना, क्या करना है। फर्स्ट यू विल ड्रॉ द डायग्राम, जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जो कर्व, जो स्ट्रेट लाइन, व्हाटएवर इज मेंशन्ड। देन यू विल कन्वर्ट द, मतलब ये जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लेना है आइदर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स और इन फंक्शन ऑफ वाई, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग द पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है ये देख के समझना है। देन यू इंटीग्रेट इट बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल एंड गेट द आंसर, एज सिंपल एज दैट। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है तो एक लाइक करना जरूर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया। देखो, जो भी क्वेश्चंस मैंने पिक किया है ना, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया, एज यू कैन सी, दिस इज फ्रॉम अगेन 2013 क्वेश्चन पेपर। 2013 का क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन। 1 मार्क के लिए आया था। सो ये मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे सी दिखेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ लाइन इंटीग्रल, वी हैव टू डू लाइन इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो कर्व सी है वो क्या मेंशन्ड है, इज अ लाइन, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। जो कर्व सी, जो कि लास्ट क्वेश्चन में एक पैराबोला था, इस क्वेश्चन में वो है एक स्ट्रेट लाइन। एंड कौन सा स्ट्रेट लाइन, जो कि इन दोनों पॉइंट से बनेगा, कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, 0 1 एंड 1 0। तो फर्स्ट काम क्या होगा, वो मैंने पहले भी बताया था, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ द कर्व मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन O 0,0। 2 पॉइंट्स क्वेश्चन में मेंशन्ड है, एक पॉइंट इज 1,0, दूसरा पॉइंट इज 0,1। दोनों को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, वी हैव टू ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल चुका है। और ये जो कर्व सी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, दिस इज योर सी, द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब अच्छा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, देखो लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें कर्व का इक्वेशन मेंशन था, है ना, y² = x या फिर समथिंग लाइक दैट, मतलब पैराबोला का इक्वेशन क्वेश्चन में मेंशन था। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोग आराम से विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग द इंटरसेप्ट फॉर्म, इफ यू रिमेंबर इंटरसेप्ट फॉर्म, वी कैन आराम से मेक द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। और वो क्या होगा सर, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वेशन ऑफ सी, मतलब जो कर्व यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेंशन्ड है, दैट इज x/a क्या है सर, a इज 1, x/1 प्लस y/b, सर b क्या है सर 1
इक्वल्स टू 1, यही था इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करें विल गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मैं फिर से थोड़ा सा हट जाता हूँ क्योंकि अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो dx dy इक्वल्स टू 0। क्या क्या मैंने बोथ साइड को डिफरेंशिएट किया है, एंड इफ यू डू दैट विल गेट दिस। तो यहाँ से मुझे dy मिल रहा है माइनस dx, यहाँ से मुझे dy मिल रहा है माइनस dx, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं से आप लोगों को हिंट मिल रहा होगा, दैट इज आई हैव टू कन्वर्ट और आई एम गोइंग टू कन्वर्ट y इंटू एक्स, ठीक है। तो अब इस पे आ जाते हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। लिमिट मैं बाद में लिखूंगा, x dx को जैसा है छोड़ दो, dy को मैं लिख देता हूँ माइनस dx, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। और लिमिट यहाँ पे जो होगा ऑब्वियसली क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली, है ना, तो यहाँ पे लिमिट x का ही लिमिट हमें लगाना है। अब देखो कहाँ से कहाँ तक जाना है सर, 0 1 से 1 0 तक जाना है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का ध्यान रखना। सो 0 1 से 1 0 तक जाना है। सो 0 1 मतलब इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या था सर 0, और जहाँ पे पहुँचना है दैट इज 1 0, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो x का लिमिट होगा लोअर लिमिट इज 0 टू अपर लिमिट इज 1। दैट्स इट, हो चुका है। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x, और इसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 0 एंड 1। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है सर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 विल बी द आंसर, 3/2 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, है ना। कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी, हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा और कुछ नहीं। इसमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करो, इक्वेशन अगर मेंशन्ड है तो बहुत बढ़िया, वरना इक्वेशन बना लो, इक्वेशन से dx और dy के बीच में क्या रिलेशन है वो कर लो। अब क्वेश्चन में जो 2 पॉइंट्स गिवन है उनको देख के डिसाइड करो कि y में करने से आसानी होगा या फिर x पे करने से। इसको y में भी कर सकते थे तो माइनस इंटू माइनस ऑफ 3/2 आता, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, तो 3/2 भी आता। ज़रा इसको होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ज़रा कोशिश करना। तो क्या करना कि इसमें इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, होमवर्क में दे रहा हूँ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y में कन्वर्ट करके देखना और बताना, कमेंट करना कि सर आंसर क्या आ रहा है। जो लोग सही आंसर देगा आई विल टेक द नेम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अभी तक हम जो लाइन इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, ऑल द लाइन इंटीग्रेशंस वी आर डूइंग ऑन प्लेन, मतलब कर्व रिलेटेड था, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज लाइन इंटीग्रल इन स्पेस, मतलब यहाँ पे अब वेक्टर्स इन्वॉल्व होगा एंड वहाँ पे मतलब जो कर्व था दैट इज पैराबोला या फिर लाइन, वो टू डायमेंशनल था, एक्स एंड वाई दोनों, सिर्फ एक्स एंड वाई इन्वॉल्व था। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग स्पेस में आ चुके हैं नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी 3 वेरिएबल्स x y एंड z, ठीक है। और ये इसके वजह से और भी इजी हो जाता है और भी आसान हो जाता है। तो लेट अस सी कि हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो देखते हैं फिर। Okay, so if you see the question, let us see the question first. Question में क्या पूछा गया है कि evaluate f vector dot dr over some c, over some line, over some curve c, and f vector is given in the question ये रहा, and the curve c is actually given as the portion of parabola, and parabola का equation given है in parametric form, ठीक है। and t का range भी given है, that is वो इंटीग्रेशन में t का लिमिट क्या लेना है 0 to 1, वो तो यहीं से हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैंने एकदम शुरू में बताया था, इफ यू रिमेंबर कि देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक तो हो गया जो हम लोगों ने किया, दैट इज कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना, या फिर एक और सेकंड मेथड अवेलेबल था दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना। तो वी आर अवॉइडिंग द मेथड, लेकिन इसमें क्योंकि इक्वेशन गिवन ही है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो वी हैव टू यूज दैट पैरामेट्रिक मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत ईजी है, हलवा है, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर ये डॉट प्रोडक्ट वाला ये सब क्वेश्चंस मतलब ये अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी द लेक्चर इज ऑन द चैनल, लिंक दिख रहा होगा ऑन द आई बटन, दैट ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस वाला लेक्चर, ये आप लोग के सिलेबस में ही आता है। दैट इन द मॉड्यूल ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाला जो मॉड्यूल है, जो यूनिट है, उसी में आता है ये। सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर यू कैन सी दैट वन ऑल्सो टू लाइक टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स मोर इजीली। तो क्योंकि ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। अच्छा, so if you are okay with this dot products, then do not worry, you can continue this. Now this f vector is given in the question, ठीक है। तो ये सर dr वेक्टर क्या है, अब इसको थोड़ा सा पकड़ना है, तो आ जाओ पकड़ते हैं इसको। देखो
इफ यू रिमेंबर आर वेक्टर क्या होता था, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। सो एंड वो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते थे या फिर लिखते थे, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सर डी आर क्या होगा, डी आर मतलब जस्ट सिंपली डेरिवेटिव कर रहा हूँ दोनों साइड पे, तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स आई कैप, वाई का हो जाएगा डी वाई जे कैप एंड जेड का हो जाएगा डी जेड के कैप, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसके साथ साथ ए वेक्टर जो कि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, दैट इज 2x आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड के सॉरी जे कैप, देन उसके बाद जेड के कैप। आई होप दिस इज करेक्ट, ओके। अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अब क्या करना है, एफ डॉट डी आर करना है ना, एफ डॉट डी आर मतलब इस एफ वेक्टर के साथ इस डी आर वेक्टर का सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना है। एंड इफ यू रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, बाकी आई के साथ जे के करने से डॉट करने से 0 एज वेल एज आई के साथ के का डॉट करने से विल गेट 0। इसका मतलब सिर्फ जो सेम यूनिट वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट से 1 मिलेगा, अगर यूनिट वेक्टर डिफरेंट हुआ तो डॉट प्रोडक्ट में हमें 0 मिलेगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द 3 आई कैप जे कैप के कैप। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का डॉट करूं तो सिर्फ ये 3 टर्म्स यहां से बचेगा, दैट इज ये आई कैप इंटू आई कैप वाला टर्म, तो यहां से क्या मिल जाएगा 2x dx है ना, मल्टीप्लाई होगा, सिंपली मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू डी हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे ये दोनों टर्म बचेगा है ना, दैट इज वाई स्क्वायर जेड इंटू डी वाई, सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एंड देन फाइनली लास्ट जेड डी जेड, बाकी टर्म्स तो 0 हो जाएगा है ना, तो विल गेट दिस एज एफ डॉट डी आर। अब इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, दैट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर सी 2x dx प्लस वाई स्क्वायर जेड डी वाई प्लस जेड डी जेड। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे c जो लिमिट होगा c का दैट वी हैव टू डिसाइड, लेकिन उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट इज गिवन इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और पैराबोला का इक्वेशन कैसे गिवन है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन एज x इक्वल्स टू t, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड z इक्वल्स टू 0। अब इसी कंसेप्ट को मुझे यूज करना है, वो कैसे, देखो अगर x इक्वल्स टू t है तो dx क्या होगा सर, dx विल बी dt, सिंपली डेरिवेशन हो रहा है दोनों साइड पे सर, dy क्या होगा सर 2t इंटू डी टी एंड dz होगा 0। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी यहाँ पे मिला, हमें ये इन्फॉर्मेशन ये जो यहाँ पे मिला इसको यूज करना है कहाँ पे, इन दिस लाइन। तो क्या मिल जाएगा, सो इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर वी विल गेट, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ देख लेना, यू विल गेट सेम एज दिस, सो यू विल गेट ये मिल जाएगा 2t डी टी प्लस t टू द पावर 4 इंटू 0 इंटू 2t dt, क्योंकि z का वैल्यू 0 है ना, एंड प्लस z का वैल्यू 0 है, dz भी 0 है, सो 0 इंटू 0। आई होप ये क्लियर है, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो वैल्यूज था x का वैल्यू t था तो यहाँ पे t पुट कर दिया x की जगह पे, dx हमें dt मिला था तो dt लिख दिया, y का वैल्यू था टी स्क्वायर तो इसीलिए टी टू द पावर 4, z का वैल्यू इज 0 तो इसीलिए ये 0 एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से आई हैव जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड ये मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे पूरा ये जो टर्म था xyz में वो अभी t में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये जो लिमिट होगा ये ऑब्वियसली मुझे t का लिमिट पुट करना है, और t का ये लिमिट दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा, दैट इज t का वैल्यू शुड बी 0 एंड 1, मतलब द लोअर लिमिट शुड बी 0 एंड द अपर लिमिट शुड बी 1। बस अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो एक ही टर्म बच रहा है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 टू 1, तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा टी स्क्वायर 0 टू 1, तो सिंपली आंसर आ रहा है 1 इज द फाइनल आंसर, एज सिंपल एज दैट। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ले जरा कमेंट में बताना है ना, क्लियर, ओके। So this is how we solve it. This is how we solve it by converting into t parametric form वाला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगर क्वेश्चन आएगा this type of question you will get. So do not worry about the method or about the type of the question. You will exactly get this type of questions. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन किया था, एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने देखो कोशिश किया है कि जितने भी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है टू प्रैक्टिस ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कैसे क्या होगा, चलो।
अच्छा, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैड एफ डॉट डी आर और इसमें वी हैव एफ क्रॉस डी आर। तो जल्दी से पहले एफ क्रॉस डी आर का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एफ वेक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन एज यू कैन सी हियर इट इज, बस इसके साथ डी आर का क्रॉस करना है। तो लेट अस कैलकुलेट एफ क्रॉस डी आर फर्स्ट। एफ क्रॉस डी आर को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और क्या होगा, हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन दिस वे बाय मेकिंग अ 3/3 डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, राइट। फिर पहले एफ का जो कंपोनेंट्स है वो आएगा, तो एफ का कंपोनेंट्स क्या है, आई कैप का कोएफिशिएंट है एक्स वाई, तो आई कैप के नीचे आ जाएगा एक्स वाई, क्योंकि एफ फर्स्ट पोजीशन में है तो इसीलिए एफ का जो कंपोनेंट्स है वो हमें पहले लिखना है। फिर जे का कोएफिशिएंट क्या है, हमेशा याद रखना, कोएफिशिएंट इज ऑलवेज विद द साइन, एंड के कैप का कोएफिशिएंट क्या है, इज एक्स स्क्वायर, सिंपल। देन उसके बाद डी आर, डी आर क्या होता है, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट क्वेश्चन, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आई कैप के नीचे आ जाएगा डी एक्स, जे कैप के नीचे आ जाएगा डी वाई, एंड के कैप के नीचे आ जाएगा डी जेड। अब इसको सिंपली एक्सपांड करना है, एक्सपांड करके इसका वैल्यू निकालना है ना। इसका मतलब क्या होगा, आई कैप इंटू माइनस जेड इंटू डी जेड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, मतलब माइनस जेड इंटू डी जेड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से वी कैन फाइंड द अदर कंपोनेंट्स एज वेल। तो उसको अगर हम लोग कर लेंगे, सो एंड उसमें फिर जो आ रहा है ना, इसको कर लेना, आराम से कर पाओगे। फिर जे कैप का है ना, और फिर उसके बाद के कैप का, दिस यू कैन डू, आई नो, ये आराम से हो जाएगा। फिर उसमें हमें क्या करना है, दैट इज वही सेम टेक्निक, एक्स के जगह पे जो भी जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टी स्क्वायर, वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय 2t एंड z विल बी रिप्लेस बाय टी क्यूब। मतलब ये कर लेने के बाद यहाँ पे ये जो आएगा, यहाँ पे सभी जगह पे, मतलब x जहाँ पे है वहाँ पे टी स्क्वायर लिख देना है, y जहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे लिख देना है 2t, एंड z के जगह पे लिख देना है टी क्यूब। एंड नॉट ओनली दैट, ये dz dy वगैरह इनको भी तो रिप्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर x टी स्क्वायर है तो dx क्या होगा सर, 2t dt, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू 2t है तो ये dy क्या हो जाएगा सर, 2dt। सिंपली डिफरेंशिएशन हो रहा है दोनों साइड में, तो dz क्या होगा सर, 3t स्क्वायर dt। तो जहाँ जहाँ पे ये dz दिख रहा है, dz के जगह पे लिखना है 3t स्क्वायर dt, dy के जगह पे लिखना है 2dt, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस एंटायर एक्सप्रेशन को t में कन्वर्ट कर लेना है। एंड इफ यू डू दैट, इफ यू कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग इनटू t, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। जो आएगा मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एंड अच्छा, तो ये क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यू विल गेट -3t⁵, ठीक है, -2t⁴ इंटू डी टी इंटू आई कैप। फिर उसके बाद आएगा -4t⁵ डी टी इंटू जे कैप। फिर उसके बाद आएगा प्लस ब्रैकेट 4t³ प्लस 2t⁴ इंटू डी टी इंटू के कैप। दिस विल बी द थिंग दैट विल बी गेटिंग। ये तीन टोटल ऐसे टर्म्स आएगा। अब इसको क्या करना है, अब सिंपली वहाँ पे एफ डॉट डी आर निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया था सर, वी इंटीग्रेटेड इट विद द गिवन लिमिट, टी का जो लिमिट गिवन था, इसमें भी टी का लिमिट गिवन है सर, ये देखो इसमें गिवन है फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल टू 1। तो इसका मतलब लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी 1। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर देना, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। ये जो फंक्शन मिला है दैट इज एफ क्रॉस डी आर ओवर c इज इक्वल्स टू, ये जो ये ऊपर में पूरा ये जो मिला है इसको लिखना है, एंड t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 इसको इंटीग्रेट करना है। एंड इफ यू इंटीग्रेट व्हाट यू विल गेट, सो लेट मी राइट इट डायरेक्टली। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे, मैं एक एक टर्म का मैं बता देता हूँ क्या क्या आएगा, आई कैप के साथ क्या आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो लेट मी राइट इट हियर। सो यू विल गेट इक्वल्स टू माइनस आई कैप इंटू t⁶/2 प्लस 2 इंटू t⁵/5, ठीक है। और मैं इसको थर्ड ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि बाहर में लिमिट्स भी है, दैट इज 0 to 1। फिर उसके बाद -4 इंटू जे कैप बाहर कॉमन ले सकते हो, एंड यू विल गेट t⁶/6, उसका लिमिट है 0 to 1। एंड फाइनली 2k कैप इंटू t⁴/2 प्लस t⁵/5, और इसका लिमिट भी है 0 to 1। एंड इफ यू पुट ऑल द लिमिट्स यू विल गेट द फाइनल आंसर एज -9/5 इंटू आई कैप, -2/3 इंटू जे कैप, and plus 7/5 into k cap. So this will be your final answer. I hope it is clear everyone. तो देखो वही सेम है, डिफरेंस है कि
In the last question we had dot product and in this question we have cross product. कंसेप्ट तो वही सेम है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, सब कुछ टी में कन्वर्ट कर दो, dx dy dz को dt में कन्वर्ट कर लो एंड x y z को भी d में कन्वर्ट कर लो, जो कन्वर्शन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन में गिवन रहेगा। देन उसके बाद t का जो लिमिट है वो भी गिवन रहेगा 0 to 1। अब सिंपली इंटीग्रेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। डिफरेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट में तुम्हें हमेशा एक वैल्यू ही मिलेगा एंड हमें पता है क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से हमें स्केलर मिलता है, वी गेट अ स्केलर वैल्यू एंड दैट इज व्हाई वी विल गेट अ वैल्यू ऑलवेज। वेयर एज क्रॉस प्रोडक्ट करने से देखो एक वेक्टर मिलेगा हमेशा, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से विल गेट अ वेक्टर ऑलवेज। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। ओके, नाउ आफ्टर दिस, सो लाइन इंटीग्रल से जितना भी जो कुछ हो सकता था आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इसके बाद जो हमें देखना है दैट इज सरफेस इंटीग्रल। देखो यहाँ पे लिखा है नाउ वी आर गोइंग टू सी सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, और यहाँ पे एक टाइम लिखा है, ये भी मैं बता रहा हूँ ये चीज़ क्या है। सो सरफेस इंटीग्रल, एंड सरफेस इंटीग्रल क्या है, वी विल अंडरस्टैंड दैट बाय दिस क्वेश्चन। अच्छा रहेगा क्वेश्चन से अगर समझ ले तो। सो लेट अस सी let us understand what is surface integral and also let us solve this question. By the way, this question itself is very important and famous one, तो अच्छे से इसको समझना है। ओके, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, then we are going to see the things that is evaluate f dot n cap ds over the surface S, ठीक है, where f vector is given and S is the surface of the cylinder surface of the cylinder x square plus y square equals to 60 included in the first octant between z0 and z equals to 5, z equals to 0 and z equals to 5, ठीक है। ये है फॉर्मूला फॉर सरफेस इंटीग्रल, इसमें बाद में आ रहा है। सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम अंटिल एंड अनलेस यू विल नॉट गेट द पॉइंट कि कैसे क्या कुछ करना है। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एक सिलेंडर का मेंशन है, यहाँ पे सिलेंडर, तो मैंने वो सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कोशिश किया। और क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर 3 एक्सेस आर इन्वॉल्व एक्स वाई जेड, और मैंने यहाँ पे वही 3 एक्सेस को मैंने यहाँ पे दिखाया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फिर उसके बाद मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया और सिलेंडर का कुछ यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, दैट इज ये हमें सिलेंडर जो है दैट इज Z0 to Z5, ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, क्योंकि ये 3D में है तो फर्स्ट ऑक्टेंट थोड़ा सा यू हैव टू इमेजिन, और उसको भी वी हैव टू टेक फ्रॉम Z equals to 0, मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू कंसिडर दिस ऑरिजिन। ये जो लाइन है दिस इज Z equals to 0 वी कैन से, मतलब ये लाइन नहीं, मतलब यहाँ से we have to start and up to z equals to 5. So this line is say z equals to 5. This line is z equals to 5 and this line we can say this is z equals to 0. ठीक है, तो दिस इज द सिलेंडर और इसका जो हाइट है आई होप इट इज क्लियर, z equals to 0 to z equals to 5। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज वी हैव टू, जो सरफेस हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है। तो देखो सरफेस एक्चुअल में क्या होता है कि एक 3D फिगर होता है, एक कुछ भी ऐसा एक 3D फिगर हो गया, कुछ इस तरीके का एक 3D फिगर, ये हो गया एक 3D फिगर। तो इसका ये जो अपर सरफेस है ना, कि कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, इसका अपर सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसको वी कॉल एज यूनिट सरफेस, ds से जनरली इसको डिनोट किया जाता है ना। तो सरफेस बेसिकली जो होता है एक 3D फिगर का जो अपर सरफेस हो सकता है या फिर सर्कुलर सरफेस, मतलब ये जो साइड का जो सरफेस है ये भी हो सकता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस अपर सरफेस ही क्वेश्चन में मेंशन रहता है। एंड ये सरफेस इंटीग्रल और भी ज्यादा हमें मिलता जाएगा जैसे हम लोग ये जो थ्योरम्स है, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे इसमें और भी विजुअल होगा और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ से जरूर करेंगे। मतलब ये जो सरफेस इंटीग्रेशन वाला या फिर ये जो 3D डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है और भी हमें मिलता जाएगा। सो डेफिनेटली देखना, मैंने ये शुरू में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू वांट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉड्यूल देन यू हैव टू सी ऑल द लेक्चर्स, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आई एम कवरिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट लेक्चर्स। ठीक है, ओके। सो बेसिकली हमें यहाँ पे जो कंसिडर करना है सरफेस को, बेसिकली दैट इज दिस सर्किल। ये जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है जो कि बेस है सिलेंडर का, बेसिकली दिस सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, या फिर क्या था 16 ही तो, हाँ 16 वाला सर्किल। एंड ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना कि बेसिकली सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए वी हैव टू जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला। ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इनटू ds, ठीक है। और उसके लिए दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें चेंज होगा, दैट इज हमेशा यहाँ पे dx dy हमेशा नहीं दिखेगा, या फिर n डॉट k कैप हमेशा होगा, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है।
ये तीन चीजें वेरिएबल है, एक dx, दूसरा dy एंड ये k कैप, दिस थिंग्स विल वेरी। क्या क्या फिक्स रहेगा? इफ वेक्टर फिक्स रहेगा, दैट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन, बिकॉज इफ वेक्टर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, है ना। सेकंड, इन कैप वी हैव टू फाइंड इन कैप क्या होगा, व्हाट इज इन कैप पता ही है। अगर ये पता नहीं है, अगर पता करना है व्हाट इज एन कैप, तो एक जो लेक्चर है अभी दिख रहा होगा, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला लेक्चर दिख रहा होगा, आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, उसका जो 21 मिनट एंड 47 सेकेंड्स वहां पे जाना, क्वेश्चन है वहां पे, वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर यूनिट नॉर्मल, तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज दिस एन कैप। ठीक है, वैसे भी हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, वैल्यू तो निकालेंगे ही, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो जरूर देख सकते हो। ठीक है, नाउ फिर से आ जाते हैं इसके ऊपर। सो बेसिकली वी आर कंसिडरिंग दिस सरफेस, और मतलब वी कैन कंसिडर दिस सरफेस ऑल्सो, क्योंकि ये भी वही सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 सर्कल को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे वेरी मतलब चेंजेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, z का वैल्यू, एक है z इक्वल्स टू 0 पे, ये नीचे वाला, और ऊपर वाला है z इक्वल्स टू 5 पे। वैसे है तो दोनों ही सर्कल, और दोनों सर्कल का इक्वेशन सेम है 2D में। हमें क्या करना है, देखो ये जो फॉर्मूला था, मतलब ये जो जिसका वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पे s दिख रहा है, s स्टैंड्स फॉर सरफेस, लेकिन जैसे इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे r आ जाएगा, और r मतलब रीजियन, डबल इंटीग्रल वाला रीजियन। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दो, सरफेस इंटीग्रल का ये जो साइन है, यहाँ पे इस तरीके से भी दिख सकता है, या फिर ऐसे भी दिख सकता है, दिस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ क्लोज सर्कल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो ये भी दिख सकता है, वो दोनों डिनोट करता है सरफेस इंटीग्रेशन को, लेकिन हम लोग इसको ऐसे इस फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करके हमें सॉल्व करना होता है। तो इसका मतलब एक आर रीजियन चाहिए। अब द पॉइंट इसकी आर रीजियन कैसे मिलेगा, समझना। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, और सॉल्व करते करते ही पूरा कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे। तो मैं पहले लिख लेता हूं कि क्या यहाँ पे लिखना है, एस ए वेक्टर डॉट एन कैप ds। देखो एक काम तो पहले तो ये करो कि एन कैप निकाल लो, फर्स्ट तो यू फाइंड एन कैप। ठीक है, अगर साउंड का थोड़ा सा इशू आ रहा था, साउंड थोड़ा सा शायद लो सुनाई दे रहा था। ठीक है, नाउ आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अच्छा, तो एन कैप क्या है, व्हाट इज एन कैप, पहले एन कैप कर लेते हैं। लेट अस राइट लाइक दिस, यहाँ पे लिखते हैं कि एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल, n cap is a unit normal to any point of S। और बेसिकली इस n cap जो यूनिट नॉर्मल है, इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, मैं दिखा रहा हूं, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। ठीक है, डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब बेसिकली क्या है, जिन्होंने भी वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला वीडियो देखा है, उनको तो बिल्कुल पता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो सरफेस है, दिस इज योर सरफेस, मान लो दिस इज योर एस सरफेस है। मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको क्लीन कर दूं, वेट, इतना भी ज्यादा क्लीन नहीं करना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये जो सरफेस है, बेसिकली दिस इज योर एस सरफेस, ये जो अपर सर्कुलर सरफेस है, और इसी के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉन, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर जाता हुआ डायरेक्शन में, अगर मैं एक यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करूं, सो दैट इज डिनोटेड बाय एन कैप। कहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ऑन दिस सरफेस। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब एक्सिस के अलोंग हो, कहीं पर भी हो सकता है, आई कैन ड्रॉ हियर, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये एक, अब समझना यहाँ पे, क्योंकि एन कैप इज अ आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द एस सरफेस, तो ऑब्वियसली दैट विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का जो यूनिट नॉर्मल होता है वो होता है के कैप। तो एन कैप जो है दैट विल बी हमेशा पैरेलल टू के कैप इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे एन कैप का वैल्यू कैसे निकालना है वो अभी मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली एन कैप का जो फॉर्मूला है, एन कैप का फॉर्मूला इज रिटन लाइक दिस, ग्रेड फाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। फाई क्या है, फाई इज द सरफेस, फाई इज द सरफेस, मतलब फाई इज हियर बेसिकली, ये जो सरफेस है, इसका जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो फाई क्या बन जाएगा, फाई विल बी, हमें पता है, जिन्होंने भी वो मेरा लेक्चर देखा है ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल वाला, यू नो हाउ टू डू दिस। तो फाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सिंपली 16 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाना है, राइट हैंड साइड को 0 करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई इसी का मॉड्यूलस ग्रेडियंट ऑफ दिस माइनस 16। अब ग्रेडियंट ऑफ दिस कैसे निकालना है, दैट यू शुड नो। ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली ग्रेडियंट इज डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। ठीक है, जिन्होंने भी बार बार बता रहा हूँ, जिन्होंने भी वो लेक्चर देखा है दे ऑल नो हाउ टू डू इट। और फिर ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऑन दिस सरफेस, ऑन दिस फाई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। तो इसको अगर हम लोग करेंगे सिंपली, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो वी विल गेट एज यू कैन सी 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, यही मिलेगा हमें, और कुछ तो नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, और नीचे क्या होगा, इसी का मॉड्यूलस लेने से हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, है ना। किसका मॉड्यूलस, रुको, ये हो गया ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई ये हो गया। अब मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर, है ना, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। और मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कोएफिशिएंट्स होता है उसका स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, 4x स्क्वायर होगा प्लस 4y स्क्वायर होगा। दिस इज द थिंग। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, दैट इज 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से 2 अगर कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मतलब जो सरफेस है वो तो इक्वेशन में गिवन है, दैट इज 16। इस 16 को अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दें तो क्या मिलेगा, वैसे ये 2 एंड ऊपर में ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग एज 1/4 इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इन कैप दैट वी हैव गॉट। अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखते हैं, चलो यहाँ पे जगह नहीं है, सो लेट अस ऐड वन मोर पेज एंड डू द कैलकुलेशन देयर। ओके, सो फार हम लोगों ने क्या किया है, मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। तो बेसिकली ये हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट इन कैप इंटू डी एस, है ना। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्वेश्चन में गिवन था, ये जो इन कैप है ये हम लोगों ने निकाला है। इन कैप क्या है, वैसे इन कैप इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रॉन परपेंडिकुलर वेक्टर, कौन से सरफेस के ऊपर, द सरफेस दैट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सरफेस कौन सा मेंशन था, दैट इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। मतलब बेसिकली ये जो सर्कल जो कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो सर्कल बना हुआ है, यही सर्कल है हम लोग का, यही सर्कल है जो द सरफेस एस मेंशन इन द क्वेश्चन। तो इस एस सरफेस के ऊपर अगर मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर के डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट नॉर्मल एक ड्रॉ करूं, तो दैट वेक्टर इज डिनोटेड बाय इन कैप, दैट वेक्टर इज डिनोटेड बाय इन कैप। और इस इन कैप का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला दैट आई हैव डिस्कस्ड इन ऑलरेडी इन द वीडियो ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यू कैन सी द वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। वैसे ये है फॉर्मूला, यहाँ पे ग्रेड फाई निकालना है और नीचे मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड फाई से डिवाइड करना है। फाई क्या है, फाई कहाँ से मिलेगा, फाई हमें सर्कल का जो इक्वेशन है, मतलब सरफेस का जो इक्वेशन है वहीं से हमें फाई मिल जाएगा। हम लोगों ने फाई निकाल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेड फाई का जो फॉर्मूला होता है, ग्रेड फाई का फॉर्मूला यूज़ करके ग्रेड फाई निकाल लिया, फिर मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड फाई निकाल लिया, एंड मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड फाई हमें यह मिल रहा है। सब यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करके ये मेरा इन कैप मुझे मिल चुका है। सो द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल दैट वी हैव कैलकुलेटेड। तो फिलहाल सिचुएशन क्या है, फिलहाल सिचुएशन ये है कि हमें ये चीज़ निकालना है, ए वेक्टर डॉट इन कैप इंटू डी एस, और इनमें से कुछ चीज़ों का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज़ ए वेक्टर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इन कैप अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो जल्दी से पहले ए वेक्टर डॉट इन कैप कर लेते हैं। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, so now we are calculating a vector dot n cap, ठीक है, a vector dot n cap equals to, अब a vector तो क्वेश्चन में गिवन था, that is z i cap plus x j cap minus 3y square z k cap, ये क्वेश्चन में मेंशन था, बहुत बढ़िया। डॉट n cap अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो क्या मिला है, x/4 i cap प्लस y/4 j cap।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा और हमें पता है इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, सिर्फ ये आई कैप इंटू आई कैप वाला टर्म बचेगा एंड जे कैप इंटू जे कैप वाला टर्म बचेगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। दिस वी हैव सीन इन द लास्ट कैलकुलेशन ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर, एक्स जेड बाई 4 प्लस एक्स वाई बाई 4। तो ये वैल्यू हमें मिल चुका है ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो फिलहाल जो सिचुएशन है अब वो एक बार देख लेते हैं। सो वी हैव अब फॉर्मूला थोड़ा सा समझते हैं। दैट इज हमें जो निकालना था दैट इज दिस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। और इसके लिए अभी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ये इंटीग्रेशन होगा आर के ऊपर, है ना, मतलब ये है सरफेस इंटीग्रल, लेकिन हम इसको नॉर्मल डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आर क्या होगा ये पता करना है, एंड दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन सम मिनट्स। तो उसके आगे लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट एन कैप, ये तो हमें मिल चुका है ऑलरेडी। ए वेक्टर डॉट एन कैप हमें मिल चुका है, ये मैं पुट कर दूंगा, दिस इज द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। एंड यहाँ पे डी एस क्या होगा, अब ये थोड़ा सा समझना है। देखो अब अच्छे से समझना। अब ये जो सरफेस था एस, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार और जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो क्या था मेरे पास, एक 3 एक्सेस था, है ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे वो सर्किल था, और यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो सरफेस था एस, ये जो एस सरफेस था जिसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, है ना, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द सरफेस। अब समझना है कि हमें डीएस कैसे डिसाइड करना है, डीएस क्या होगा, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। बेसिकली डीएस क्या होता है, ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर जो एरिया, यूनिट एरिया एलिमेंट जो होता है दैट इज डीएस। अब डीएस यहाँ पे क्या होगा, हियर डीएस विल बी dx into dz by n cap डॉट j cap। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। अच्छा ये ऊपर चला गया ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा। अच्छा अब ठीक है, अब समझो कि ये कैसे हुआ, अचानक ये कैसे क्या कुछ हो गया, समझना। पहले तो ये समझो कि हम लोग मतलब क्वेश्चन में जो गिवन था दैट वाज सरफेस इंटीग्रल, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करके कर रहे हैं किसमें, डबल इंटीग्रल में। तो ये आर क्या होता है, रीजियन। तो जो लोग डबल इंटीग्रल वाला लेक्चर्स देख चुके हैं उन्हें पता है कि आर यहाँ पे होता है रीजियन। तो इस आर रीजियन को कैसे ड्रॉ करना है, अच्छे से समझना कि ये जो सरफेस क्वेश्चन में मेंशन्ड है ये सरफेस एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है, एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स वाई प्लेन में नहीं हो सकता है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस का प्रोजेक्शन केवल हो सकता है आइदर एक्स जेड प्लेन में, दैट इज़ ये वाला जो प्लेन दिख रहा है इस प्लेन में, या फिर वाई जेड प्लेन में, दैट इज़ ये वाला जो प्लेन दिख रहा है इस प्लेन में। एक्स जेड एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो आर रीजन होगा दैट विल बी दैट यू कैन ड्रॉ आइदर इन एक्स जेड प्लेन और इन वाई जेड प्लेन, बट नेवर ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन से, इस एक्स जेड प्लेन के ऊपर मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द एक्स जेड प्लेन, एंड उसी की वजह से इसे ds को अगर मैं फॉर्मूला में लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे dx इंटू डी जेड लिखूंगा मैं उसके ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सरफेस मतलब जो प्लेन मैंने पिक किया एज टू टेक द प्रोजेक्शन इस एक्स जेड प्लेन। अगर कोई बच्चा यहाँ पे वाई जेड प्लेन लेता तो उसका ds बनता कुछ इस तरीके से, उसका ds बनता, फिर से ये ऊपर में नहीं दिखेगा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो उसका ds क्या बनेगा, उसका बनता dy इंटू डी जेड, और नीचे क्या होता, अब समझना यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है n कैप इंटू जे कैप, ये n कैप तो हमेशा यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, n कैप को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चेंज होगा दैट इज दिस जे कैप। क्यों यहाँ पे जे कैप क्यों हो रहा है, बिकॉज क्योंकि मैं एक्स जेड प्लेन को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अगर मैं ये जो एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा भी क्लीन कर देता हूँ, ये सरफेस ये सब मुझे नहीं चाहिए, फिलहाल नहीं चाहिए। चलो अगर मैं ये जो एक्स जेड प्लेन है
इस एग्जैक्ट प्लेन के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस डायरेक्शन में, तो वो किसके साथ पैरेलल हो रहा है सर? दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप, एंड दैट इज वाई मुझे इन कैप के साथ जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करना होता है नीचे, मतलब इन द डिनोमिनेटर ऑफ डी एस। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे वाई जेड प्लेन को पिक किया होता तो क्या होता, इस वाई जेड प्लेन के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो किस डायरेक्शन में आएगा? दैट विल कम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, तो उसके लिए नीचे होता इन कैप डॉट आई कैप और उसका मॉड्यूलस। यहाँ पे जे कैप हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स जेड प्लेन को पिक किया है, और यहाँ पे आई कैप होता क्योंकि वो बच्चा वाई जेड प्लेन को पिक करता, तो बस और कुछ नहीं। तो द पॉइंट इज, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस फॉर्मूला, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो फिक्स रहेगा, दैट इज ए वेक्टर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, एन कैप का फॉर्मूला क्वेश्चन से ही बन जाएगा, और ये वाला एन कैप, ये तीनों फिक्स रहेगा। वैरी क्या क्या करेगा? ये डी एक्स डी वाई एंड ये के कैप, ये तीन चीज़ वैरी करेगा। डी एक्स और डी वाई ये कैसे पता चलेगा? दिस वी विल गेट टू नो कि हम लोग कौन सा प्लेन पिक कर रहे हैं प्रोजेक्शन के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने एक जेड प्लेन को मैंने पिक किया है, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन डी एक्स डी जेड, और नीचे उसी प्लेन के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो जिस एक्सिस के डायरेक्शन के साथ पैरेलल होगा, उस एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो नीचे आ जाएगा इनका आपके साथ डॉट होके। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो फिलहाल ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो मैं लिख रहा था, इसके बाद ये ds था ना, अब इस ds को मैं क्या लिखूंगा फिर? अभी तो हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया है, तो क्या हो जाएगा? ये जो हम लोगों ने लिखा था ये वाला ds इक्वल्स टू dx इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ इन कैप डॉट जे कैप, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे सर एफ वेक्टर डॉट एन कैप, ये तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू कैलकुलेटेड है। इन कैप डॉट जे कैप ये हमें निकालना है, तो ये जल्दी से हम कर लेते हैं। आ जाओ, कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ इन कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू, सर इन कैप का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये रहा इन कैप, दिस वाज द वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। आ जाओ, दैट इज x/4 आई कैप प्लस y/4 जे कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा किसका? जे कैप का। तो हमें पता है यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, आई कैप इंटू जे कैप 0 हो जाएगा, सो y/4 इंटू 1, सो y/4 विल बी द वैल्यू ऑफ इन कैप डॉट जे कैप। तो यहाँ पे सब वैल्यूज़ हमें मिल चुका है, अब एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आओ पुट करते हैं, इक्वल्स टू, लिमिट मैं बाद में पुट करूँगा, एफ डॉट इन कैप, एफ वेक्टर डॉट इन कैप क्या मिला था? ये x/4 xy/4, चलो लिख देते हैं xz/4 प्लस क्या था? xy/4 xy/4, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर इसके आगे यहाँ पे dx इंटू डी जेड वो सेम रहेगा, और ये हमें मिला था, क्या मिला था सर? y/4, नीचे यहाँ पे मिला था y/4। अच्छा, अब लिमिट पिक करना है। देखो यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल्स है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? सर यहाँ पे x एंड y, x एंड z, इन दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लिमिट्स होगा दैट विल बी x का लिमिट एंड z का लिमिट। अब हमें x का और z का लिमिट एक एक करके डिसाइड करना है। बहुत ईजी है, और ईजी कैसे है देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा, फिर से एक और बार एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ इस कैलकुलेशन को समझने के लिए, ठीक है। ओके, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट इज़ ये जो 4 है ना, ये नीचे का 4, अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे उसके साथ ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो जाएगा, एंड विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। अच्छा, कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा लिमिट को समझ लेते हैं। अब लिमिट को समझने के लिए एक और बार मैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और हम लोग का जो सिलेंडर था क्वेश्चन में मेंशन था, वो सिलेंडर भी मैं यहाँ पे फिलहाल एक और बार ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब समझना, देखो इस सिलेंडर का अगर हम देखें तो ये जो है, ये तो z एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये ऊपर वाला है, दिस z एक्सिस, तो यहाँ पे, और हमें पता है z का तो मतलब जो लिमिट होगा वो
नीचे से ऊपर होगा तो एकदम जो लोएस्ट पॉइंट है ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे z का वैल्यू कितना है सर, z का वैल्यू इज 0 और क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कहाँ तक जाना है, द सिलेंडर का जो हाइट है दैट इज अप टू z इक्वल्स टू 5। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिटवीन z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 5, है ना। इसका मतलब z का लिमिट तो यहाँ पे पता चल रहा है, z का लिमिट इज 0 टू z इक्वल्स टू 5। अब x का लिमिट डिसाइड करना है, वो भी ईजी है। और वो कैसे, देखो x का लिमिट क्या होगा, ये जो सर्किल था, ये सर्किल जो था, इस सर्किल का इक्वेशन क्या था, इस सर्किल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर देखें, मतलब बेसिकली ये तो एक सर्किल ही है ना। और सर्किल अगर है तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस कितने का होगा, इफ यू सी ऑन द एक्स एक्सिस, देखो मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन वाला पोर्शन देखना, इसका रेडियस, रेडियस कितना होगा सर, 4 यूनिट्स, है ना। ये सर्किल जो है ये तो एक्चुअली ये है ना, इसका इक्वेशन समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, रेडियस तो ए होता है, राइट। तो ए कितना आ रहा है सर, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 4 आ रहा है, 4 इज द रेडियस। तो इसका मतलब ये वाला जो है दिस पोर्शन दिस इज 4 यूनिट्स। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 है, और ये जो पॉइंट है बाउंड्री पे, मतलब सर्किल के ऊपर यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 4 है ना। तो इसका मतलब एक्स का लिमिट क्या हो रहा है सर, एक्स का लिमिट होगा 0 टू 4, एक्स का लिमिट होगा 0 टू 4। देखो अगर ये क्वेश्चंस और समझना है और भी अच्छे से समझना है, देन यू हैव टू सी ऑल द वीडियोस एंड नॉट ओनली दैट, आगे जो ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वाला क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसमें इस तरीके का और क्वेश्चंस हमें मिलेगा, तो ज़रूर देखना है, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, और भी कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे का कैलकुलेशंस देखते हैं। अच्छा इसका आगे का कैलकुलेशन थोड़ा सा लाइक बचपन का याद दिलाएगा और कुछ नहीं, है ना, मतलब इंटीग्रेशन है थोड़ा सा और कुछ नहीं, लेकिन करना है अच्छे से। तो z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 5, z के रेस्पेक्ट में हम बाद में करेंगे, फर्स्ट विल डू विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखूँ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स जेड प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई वाई। इसको पहले मैं करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू z, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देन विथ रेस्पेक्ट टू z। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करेंगे। सो इस काम करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे लिमिट है एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 4। ये हो जाने के बाद इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेट। सो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, अच्छा अब इस इंटीग्रेशन को समझना है, बहुत अच्छे से करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है और कुछ नहीं। अच्छा तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे, यहाँ पे लिखते हैं इसके साथ साइड में, इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 5। इसको कुछ मत करना, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। अच्छा ब्रैकेट में जो है, अगर इसको मैं इस प्लस साइन से ब्रेक कर दूं तो एक मिल जाएगा एक्स जेड बाई वाई, दूसरा मिल जाएगा सिंपली एक्स डी एक्स, और इस पूरा इसका इंटू डी जेड। ठीक है, चलो अब इसको आगे करते हैं। अच्छा अब क्योंकि यहाँ पे ये y जो है, मुझे y नहीं चाहिए, मतलब मैं इस y को x आइदर x या फिर z या फिर एक्स जेड में कन्वर्ट करने का कोशिश करूँगा। अब ये करने के लिए मेरे पास एक रिलेशन है, दैट इज़ ये सर्किल का जो इक्वेशन है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो एवरीवन, वेरी सिंपल। तो इस y का ये जो वैल्यू अभी मिला वही यहाँ पे अभी हम लोग यूज़ कर लेंगे। सो करने से क्या मिलेगा, वी विल गेट x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 एक्स जेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरा इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड इक्वल्स टू 0 टू जेड इक्वल्स टू 4, सॉरी 5। हाँ अब ठीक है, ओके अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा देखो इसका इंटीग्रेशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जेड डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने क्या बताया था, जब इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तब जेड ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो जेड चला जाएगा बाहर,
तो क्या लिख सकते हैं, z इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये करने के लिए वी कैन यूज़ द बचपन का कंसेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैं काम करता हूँ, दैट इज़ 16 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर दोनों साइड में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो मुझे मिलेगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt, और 2 कैंसिल आउट होगा। तो सर x डी एक्स क्या मिल रहा है यहाँ से, माइनस टी डी टी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, z जैसे बाहर था इसको छोड़ दो, माइनस टी डी टी आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा सिंपली t, है ना। कैसे है, इससे रूट ओवर ऑफ t मतलब t, ये t कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस जेड टी हो रहा है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू। लेकिन t हम लोगों ने क्या लिया था, दैट इज माइनस जेड इंटू नीचे लिख रहा हूँ, माइनस जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन वी आर गेटिंग, माइनस जेड इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद वही आएगा। तो मैं इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। सो क्या आ जाएगा, बाहर में जो z का इंटीग्रेशन है फिलहाल वो छोड़ देते हैं, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 5 dz, इसको बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ पे इसका कर लेते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया था दैट इज माइनस जेड इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और इस x का इंटीग्रेशन होगा क्या सर, सिंपली एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे अभी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट है 4 एंड लोअर लिमिट है 0, ठीक है। ओके, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, दैट इज एक्स का वैल्यू एक बार 4 लेना है यहाँ पे और यहाँ पे, फिर माइनस एक्स का वैल्यू 0 लेना है। वो करने से क्या आएगा, चलो देख लेते हैं, इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0 टू 5 dz। अच्छा, जब मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना। 4 x के जगह पे 4 पुट करने से 16 माइनस 16, तो ये 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, 16 बाई 2, फिर माइनस साइन, फिर x के जगह पे 0 पुट करना है, लोअर लिमिट, तो ये आ रहा है माइनस माइनस दैट इज प्लस 4z दिस। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है सर, 4z प्लस 8, इसका इंटीग्रेशन z इक्वल्स टू 0 टू 5 dz। अब तो ये बिल्कुल हलवा इंटीग्रेशन है, इसको मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इसको अगर इंटीग्रेट कर दूँ तो सर मुझे मिल जाएगा 4z स्क्वायर बाई 2 प्लस 8z, और इसका लिमिट है 0 टू 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करोगे प्यार से, ध्यान से, you will get 90 as the answer, 90 will be the answer। so this is the entire calculation, ये है पूरा कैलकुलेशन। अगर पूरा कैलकुलेशन क्लियर है, कैसे क्या कुछ किया, अगर बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर ये PDF चाहिए, ये पूरा, ये जो सभी ये जो कैलकुलेशंस है, ये पूरा PDF अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, एक सिंपली मेंबरशिप अगर ले लोगे ऑफ 29 रुपीज़, है ना, द जॉब विल बी डन। एक ये जो है चैनल में जाना, ज्वाइन बटन दिखेगा, इफ़ यू क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन यू विल सी दिस द सॉल्वर्स करके जो है, सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ, एंड यू विल गेट एक्सेस ऑफ ऑल दिस PDF जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ। ये जो PDFs हैं इनका अगर एक्सेस चाहिए तो, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, डन है। अब लास्ट एक करना है, दैट इज सिंपल एक वॉल्यूम इंटीग्रल। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। हाँ, द पॉइंट इज कि अभी तक वी हैव सीन कि व्हाट इज लाइन इंटीग्रल, क्वेश्चंस भी कर लिया, एंड सरफेस इंटीग्रल क्वेश्चन कर लिया। फाइनली एक बाकी है, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल। वैसे ये फिर से ये सब हम लोग करेंगे व्हेन विल बी डूइंग द थ्योरम्स, दैट इज ग्रीन्स, गॉस एट्सेट्रा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। लेकिन फिर भी मैं मतलब बताना मेरा काम है, मैं फिर भी बता देता हूँ इसको कैसे करना है। सपोज ये क्वेश्चन है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन। अगर वॉल्यूम इंटीग्रल है तो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन रहेगा, एंड दैट इज वाई द ट्रिपल इंटीग्रेशन इज देयर। और फिर उसके बाद V क्या है, V इज द रीजन बाउंडेड बाय द फेसेस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, एंड z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 2। और ये जो f वेक्टर है, दैट f वेक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन, और हमें क्या निकालना है,
इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रल एफ डॉट डी वी। ठीक है, अच्छा तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सरफेस इंटीग्रल में डी एस था, सरफेस इंटीग्रल में जो डी एस था उसको जब हम ब्रेक कर रहे थे आइदर डी एक्स इंटू डी वाई मिलेगा, या फिर डी वाई इंटू डी जेड, या फिर डी एक्स इंटू डी जेड, इन तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सरफेस गिवन, जो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन द लास्ट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव डी वी दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल ओवर सम वॉल्यूम वी एफ वेक्टर डॉट डी वी हमें करना है। ठीक है, अच्छा एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है और तीनों वेरिएबल का लिमिट्स भी गिवन है। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं कुछ इस तरीके से होगा। बेसिकली देखो क्या हो रहा है, लाइन इंटीग्रल तो सिंपल इंटीग्रेशन है जो हमें बिल्कुल पता है एंड वी हैव बीन डूइंग दैट फ्रॉम क्लास 12। एंड फिर उसके बाद सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल में हम लोग उसको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। और डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व किया जाता है दैट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। एंड नाउ वी हैव वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्योंकि ऑब्वियसली तीन जो वेरिएबल्स है तीनों यूज़ होता है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंटीग्रल को हमें ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके करना है। मैं सिर्फ इसका फॉर्मेट सजा दूंगा, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू हैव टू गिव मी द फाइनल आंसर क्या आएगा। इसको बिल्कुल ट्रिपल इंटीग्रल जैसे हम लोगों ने किया था इन द लास्ट लेक्चर, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक्स का लिमिट गिवन है 0 to 2, एक्स इक्वल्स टू 2। फिर y का लिमिट भी गिवन है, y इक्वल्स टू 0 to y इक्वल्स टू 2, एंड z का लिमिट भी सेम गिवन है, z इक्वल्स टू 0 to z इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब इसके साथ dz मतलब होगा dy, पहले हम लोग dx कर रहे हैं, देन विल डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स, दैट इज f डॉट f वेक्टर तो गिवन है, वैसे f वेक्टर क्वेश्चन में गिवन था, चलो लिख देते हैं डायरेक्टली। f वेक्टर क्वेश्चन में क्या गिवन था, हाँ ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x 2zx 2zx i कैप 2zx i कैप, फिर माइनस x j कैप, फिर प्लस y k कैप, बिल्कुल। और इसके साथ वी आर स्टार्टिंग विथ dx के साथ पहले होगा, देन dy, देन dz। ठीक है, तो सिंपली वही मतलब मल्टीप्लाई करके x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं। एंड व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बाकी दो जो वेरिएबल्स है y एंड z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और उसको हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है। और इसका जो आंसर आएगा वो आई कैप जे कैप के कैप के साथ ही आएगा। तो यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट। मैं ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आई एम लिविंग दिस एज होमवर्क, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी तरीके से वी हैव टू डू द वॉल्यूम इंटीग्रल एज वेल। तो सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल जो भी है हम लोगों ने कर लिया बिल्कुल। एंड अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें से विल बी स्टार्टिंग विद दिस ग्रीन्स थ्योरम। पीपीटी मेरा बिल्कुल रेडी है। पीपीटी कैसे, मतलब अगर एक्सक्लूसिवली ये वाला पीडीएफ चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। थोड़ा सा कुछ है, हो जाएगा। एंड सो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ एंड विल बी कंटिन्यूइंग और फ्रॉम द ग्रीन्स थ्योरम फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।